हेलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम वर्षा जादव है। मैं आज आपको पाठ नंबर 10 भारत का गौरव पढ़ाऊंगी। भारत का गौरव लिखने वाले मैथिली शरण गुप्त है, जिनका जन्म 1886 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। 1964 में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में उनकी रुचि हुआ करती थी। जब वे छोटे थे तभी से उनको कविता में ज्यादातर रुचि हुआ करती थी। उनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिकाएं सरस्वती में प्रकाशित हुआ करती थी। जब वो प्रारंभिक रचनाएं उन्होंने करना चालू किया तो सरस्वती नाम की जो हिंदी की पत्रिका आती थी उनमें उनकी रचनाएं आया करती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन से उनकी कवि कवित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्त के सराबर परिवार संस्कार में उन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रसिद्ध हुए। राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। उसी टाइम का जो टाइम हुआ करता था, उसी टाइम पे जो राष्ट्रीय परिस्थितियां हुआ करती थी वो उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। इसी कारण से वे राष्ट्रीय कवि के संबोधन से भी प्रसिद्ध हुए थे। भारत, भारती, सांकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णु प्रिया आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अंकुलित किया गया। राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। प्रस्तुत काव्य भारत भारती के लिए किया गया है, जिनमें 3 खंड है। भारत भारती में 3 खंड है। देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित किया गया है। भारत भारती में 3 खंड है, जिसमें 3 खंडों में एक अतीत है, एक वर्तमान काल है और एक भविष्य आता है। वर्तमान की परिस्थितियां भी बताई गई है, भविष्य की परिस्थितियां भी बताई गई है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्रण प्रस्तुत किया है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उन्हें विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया गया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया गया है। उनकी जब निधन हुई 1974 में, तब तक वो एक बहुत बेहतरीन कवि हुआ करते थे। उन्होंने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे राष्ट्रभक्ति के गीत भी उन्होंने लिखे हैं। उसमें से ये वाला एक है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कृष्ट है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। वो हमें यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं कि वे कौन भारतवर्ष है जो भूलोक का गौरव है, जो जमीन का गौरव है, प्रकृति का पूरा लीला स्थल यहाँ है। फैला है मनोहर हिमालय, हमारे भारत देश की एक और हिमालय फैला हुआ है और गंगा जल भी है। तो हमें कवि मैथिली शरण गुप्त पूछते हैं कि पूरी प्रकृति से लदा हुआ हमारा भारतवर्ष है। एक तरफ हमें हिमालय देखने को मिलता है और एक तरफ हमें गंगा जल मिलता है। संपूर्ण देश से भी अधिक देश का उत्कर्ष है, उसका ही है जो ऋषि भूमि है, वो कौन भारतवर्ष है। ये भारतवर्ष कौन है, जो ऋषि भूमियों की एक भूमि माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनियों की भूमि भी है। ऐसा भारतवर्ष कहाँ है, ऐसा हमें मैथिली शरण गुप्त पूछते हैं। उस समय में जो राष्ट्रीय परिस्थितियां थी उससे लोगों को उजागर करने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने हमें ये प्रश्न पूछा था कि मेरा भारतवर्ष कहाँ है, जहाँ पे एक तरफ हिमालय है, एक तरफ गंगा का पानी आता है, एक तरफ ऋषि की भूमि है। ऐसा मेरा भारत देश कहाँ गया, ऐसा मेरा भारतवर्ष कहाँ गया। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भव्य भूमियों का यह प्रथम भंडार है,
विधि ने किया नर वृष्टि का यह पहले ही विस्तार है। हाँ, मेरा जो भारतवर्ष है, मेरा जो भारतवर्ष है वो संसार का शिरोशम है। मेरा जो भारतवर्ष है, मेरा जो भारतवर्ष है वो सिरमौर है। ऐसा पुराना, ऐसा पुरातन वाला देश, ऐसा विश्व में बहुत ही ख्यात नाम देश आपको कहाँ और मिलने वाला है। ऐसा कोई दूसरा देश आपको कहाँ मिलने वाला है जो जैसा मेरा भारत देश है, जो मेरे भारत देश में पूरा तत्व है, ऐसा देश आपको कहाँ और मिलने वाला है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। यहाँ पे देखिए, हमें राम जी भगवान भी मिले थे, श्री कृष्ण भगवान भी मिले थे और बुद्ध भगवान भी मिले थे। तो मेरे भारतवर्ष में, मेरे भारत देश में ऐसे बहुत सारे भगवान हैं, भगवानों की भूमि है। ये मेरा भारतवर्ष है वो भगवानों की प्रथम भंडार की भूमि है। यहाँ पे बहुत सारे भगवान मिलते हैं। ऐसे कोई और देश में आपको भगवान मिलने वाले नहीं हैं जैसे मेरे भारत देश में हुए हैं। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही विस्तार है। विधि है, भगवान है, उन्होंने यहाँ पे पहले से ही नर सृष्टि का विस्तार किया हुआ है। ऐसा मेरा भारत देश आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इनके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। ये जो मेरा भारतवर्ष है, ये मेरी जो भारत भूमि है वो बहुत ही पुण्यशाली भूमि है। मेरे भारतवर्ष में कला का भी विस्तार हुआ है, यहाँ पे अलग अलग विद्याओं का भी विस्तार हुआ है। आप लोगों को, छात्रों, आप लोगों को मालूम होगा हमारे देश में जब नालंदा विद्यालय हुआ करती थी तब बाहर के विद्यार्थी भी यहाँ पे आकर पढ़ाई किया करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी बोली जाती थी, नालंदा विश्वविद्यालय बोली जाती थी। तो वहाँ पे बाहर के लोग भी, बाहर के छात्र भी यहाँ पे आकर पढ़ना अपने आप में गौरव की बात मानते थे। उस जमाने की यहाँ पे हमें मैथिली शरण गुप्त याद दिलाते हैं कि विद्या कला कौशल सब में जो प्रथम आचार्य है। विद्या में भी हमारा देश आगे हुआ करता था, कला कौशल में भी हमारा देश आगे हुआ करता था। ऐसा मेरा देश है जहाँ के आचार्य बहुत ही अच्छी शिक्षा हमें देते थे। हमारा आयुर्वेद शास्त्र जो भी आज देश देश तक, दूर दूर तक फैला हुआ है, हर देश में फैला हुआ जो हमारा आयुर्वेद शास्त्र है वो हमारे देश की ही देन है। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त हमें इस चीज का याद दिलाते हैं, इस समय का याद दिलाते हैं कि मेरे देश में, मेरे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महान ऋषि मुनि, ऐसे ऐसे महान आचार्य हो चुके हैं जिन्होंने ऐसी कला और शिक्षा में अपना योगदान दिया है। संतान उनकी आज अदपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। यहाँ पे हमें मैथिली शरण गुप्त बताते हैं कि अधोगति, अधोगति यानी दयनीय दशा, अधोगति यानी हमारी दयनीय दशा हो चुकी है। इस अबीज का जो टाइम चल रहा है, संतान उनकी आज अदपि हम अधोगति में पड़े। हम उसी भारत देश के ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम उसी महान लोगों की संतान हैं, पर लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम, हमारी बहुत ही दयनीय दशा हो चुकी है। आज हम अधोगति के रास्ते पर चल पड़े हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हमें बताते हैं कि हमारी दशा बहुत ही दयनीय हो चुकी है, हम अधोगति के रास्ते पे चल पड़े हैं। चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। उनके कुछ आज ऐसे कार्य देखने को मिलते हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बहुत ही दयनीय दशा में आ चुके हैं। इसलिए मैथिली शरण गुप्त हमें बताते हैं मेरा भारत देश वैसा कहाँ गया जो पहले हुआ करता था, जो पहले हुआ करता था वैसा मेरा भारतवर्ष कहाँ गया। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत को मोह की मदिरा कभी न पीते थे। वे आर्य ही थे, वे इंसान ही थे, वे
वे राजा ही हुआ करते थे जो कभी अपने लिए नहीं जीते थे, वो लोगों की सेवा के लिए ही जीते थे। उनका एक ही लक्ष्य हुआ करता था कि उनकी प्रजा, उनकी जो प्रजा है, उनके जो संतान है, वो सब सुखी रहे, उनकी प्रजा सुखी रहे, उनके भाई बहन सुखी रहे, उनको कभी कोई आपत्ति ना आए। ऐसा हमारा भारत देश हुआ करता था। ऐसे हमारे भारत देश के राजा और महाराजा हुआ करते थे जो अपनी प्रजा की जान बचाने के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी वो न्यौछावर कर देते थे। ऐसे हमारे देश के आर्य हुआ करते थे। वो कभी मदिरा नहीं पीते थे, वो कभी भी मदिरा नहीं पीते थे, वो कभी स्वार्थ में जीते नहीं थे, उनको कभी किसी चीज का मोह नहीं ललचाता था। ऐसा मेरा भारत देश हुआ करता था। ऐसे मेरे भारत देश के आर्य हुआ करते थे जो कभी एक चीज के लिए ललचाते नहीं थे, अपनी प्रजा का वो बहुत ही अच्छी तरह से रक्षण करते थे, उनको अपने बच्चों की तरह पालन और पोषण करते थे। वो कभी मदिरा का पान नहीं करते थे। वैसा मेरा भारत देश हुआ करता था। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, संसार के उपकार के लिए ही जब यहाँ पे जन्म लिया जाता है, जब संसार का कुछ अच्छा करने के लिए ही यहाँ पे जब जन्म लिया जाता है, निस्तेज होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। उन्होंने हमारी भारत भूमि को बचाने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया हुआ था। वो शांति से कभी बैठ सकते नहीं थे। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो वो कभी देख नहीं पाते थे। उनको इंसाफ दिलाना उनका एक लक्ष्य हुआ करता था। ऐसे हमारे भारत देश के आर्य हुआ करते थे। ऐसे हमारे भारत देश के राजा और महाराजा हुआ करते थे जो अपनी प्रजा के लिए जीते थे, उनकी रक्षा करते थे और अभी कभी अपने लिए वो जीते नहीं थे। मदिरा का कभी वो पान नहीं करते थे और वो कभी निस्तेज होकर नहीं बैठ जाते थे कि ठीक है भाई, इनको जैसे रहना है वो रहेंगे, हम आराम से अपनी जिंदगी को जीते हैं राजमहलों में। कभी वो इस तरह से रहे नहीं थे। ऐसा मेरा भारत देश था। ऐसा मेरा भारत देश था जहाँ पे राजा महाराजा ऋषि मुनि सब एक दूसरे की मदद करने में, सब एक दूसरे के लिए जीते थे, कभी वो खुद के लिए जीते नहीं थे। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त ने वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ये देशभक्त का काव्य, ये देशभक्त का भारत गौरव नाम का काव्य बनाया है। उन्होंने इस कविता में हमें बताया है कि हमारे भारत देश में जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही है उसको हमें अभी थोड़ा सुधारना चाहिए। हमें अभी मदिरा का पान नहीं करना चाहिए और उसके अलावा हमारे भारत देश के लिए हमें जीना चाहिए। हमारा भारत देश एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय हुआ करता था, उसी प्रकार का राष्ट्रीय हमें बनाना है जिसके चलते बाहर के देश के छात्र यहाँ पे आकर पढ़ा करते थे। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा और भी बहुत सारी विद्यालय हुआ करती थी। नालंदा विद्यालय के अलावा भी वल्लभी विद्यालय भी हुआ करती थी जो हमारे गुजरात में ही स्थित थी। वल्लभी विद्यालय जो हमारे गुजरात में ही स्थित थी, वहाँ पे भी लोग बाहर से पढ़ाई करके अच्छा ज्ञान प्राप्त करते थे हमारे ऋषि मुनियों से, और यहाँ पे पढ़ाई करना उनके लिए एक गौरव की बात हुआ करती थी। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त हमें भारत